नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सकरा थाना क्षेत्र के शादी समारोह से लौट रहे एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। आई हॉस्पिटल कांड के पीड़िता को 10 लाख मुआवजे की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक सभी कोचिंग संस्था को बंद करने का दिया आदेश। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौटकर आ रहे एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि आए दिन जिले में कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना होती रहती है। वहीं ताजा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र की रामपुर कृष्ण पंचायत के रेपुरा गांव की है, जहां देर रात अपने ही गांव से भोज खाकर लौट रहे एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान जिले की सकरा थाना क्षेत्र के रामपुर कृष्ण पंचायत के वार्ड संख्या 8 के निवासी स्वर्गीय राम निवाज ठाकुर के 50 वर्षीय पुत्र उमा शंकर शर्मा के रूप में हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये रोड एक्सीडेंट का हुआ है। रोड में गलत तरीके से आ रहा था पिकअप वाहन, उसी ने धक्का मारा है। कहाँ पे घटना है? ये सकरा थाना के रामपुर कृष्ण पंचायत के रेपुरा गांव का। कहाँ से आ रहे थे ये भोज था दूसरे तरफ सर, वही भोज खा के हाँ रोड क्रॉस करने के दरमियान में हाँ मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गई भी, लेकिन लोग समझ पर ही पाता है, तो डॉक्टर ने बोल पाएगा यह बात। मृतक का क्या नाम था? उमा शंकर शर्मा। हमारे भाई भोज खा करके गाँव से आ रहे थे अपने एक मित्र के साथ बाइक से, और रोड क्रॉस करने के क्रम में पिकअप वैन से उनका एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट हो गए। कैसे सूचना मिली थी? क्या कैसे सूचना मिली घटना हुई? वो भोज खाने के लिए जो था उसमें ढेर सारे ग्रामीण लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उसी में जो पड़ोसी लोग आए बोले कि वहाँ पर हल्ला हो गया बहुत सारा सा। उसमें उठ करके गए तो देखे कि हमारे भाई ही उसमें एक्सीडेंट किए हुए थे, तो एक्सपायर कर चुके थे। सभी लोगों का कहना भी हुआ कि एक्सपायर कर चुके हैं, फिर भी संतुष्टि के लिए उनको लेकर के हॉस्पिटल तक के गए। वहाँ डॉक्टर भी मृत घोषित कर दिए। क्या उम्र रहा होगा? उम्र लगभग वही 52 साल के आसपास में है। 52 से 53 साल लगभग है उनका एज। मृतक क्या भाई है? हाँ, उनके हम छोटे भाई हुए। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम नंदभूषण है। उमा शंकर शर्मा के छोटे भाई हुए जो एक्सपायर किए हैं, और पिताजी का नाम स्वर्गीय राम निवाज ठाकुर। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने अपने ही चचेरे भाई को पीट कर हत्या कर दी। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने अपने चचेरे भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। दरअसल पिछले 10 वर्षों से खेत की जमीन का विवाद चल रहा था, और आज विश्वनाथ राय ने अपने खेत में गया था। उसी वक्त उसके सभी चचेरे भाई खेत पहुंच गए और विश्वनाथ राय की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में विश्वनाथ को अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हमारे पिताजी से विश्वनाथ राय को हत्या कर दिया गया है। हम लोग तो तीनों भाई घर पर थे नहीं, और मतलब सिंचाई के लिए गए थे वहाँ पे माँ और बाबूजी, और मतलब कि बड़ी भाभी हमारे साथ में थी। तो वो आके हम लोग को बोली है, तो हम लोग तो थे, तो भैया थे उस समय, तो आए दौड़े हैं, तब हम लोग दौड़े हैं जब तक मेरे पिताजी को हत्या कर दिया। जाते जाते वो डेट करेगा। हम गए हॉस्पिटल, वहाँ कुछ नहीं बोला कि कुछ नहीं आप, तब आप लोग का हमको सहारा लेना पड़ा। हम ये 2010 से हम तबाह है इस ज़मीन के मैटर से। 2010 से हम तबाह है, उसी के कारण आज हम मान लीजिए इस स्थिति पर हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते,
आज तक हम लोग झगड़ा, हम लोग चौक वहाँ पहले भी झगड़ा हुआ था। और झगड़ा जब होता है तो हम लोग मूड़ी गाड़ के चले आते हैं कि चौक चौराहा पर झगड़ा लड़ाई करना अच्छा नहीं। हम लोग को टोन मारता था, हम लोग चुप्पे चापे चलाते थे घर। कौन कौन लोग मारे? मारा है मंगल राय, चन्नू राय के पत्नी, गुगुल राय के परिवार सब है। गुगुल राय है, मंजय राय है, चन्नू कन्हई राय है। संजय नहीं था, नहीं देखे उसको। तो जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल चलने के दौरान सभी कोचिंग संस्थाओं को बंद रखने का आदेश दिया। जिले में शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब जिले में सुबह 9:30 से संध्या 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों में कक्षाएं संचालित नहीं हो सकेगी। दरअसल कोचिंग संस्थाओं के किसी भी समय चलने से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति लगातार कम हो रही थी, जिसको ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग को कड़ा फैसला लेना पड़ा। इस मामले में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के माध्यम से सभी कोचिंग संस्थानों को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस अवधि में यदि कोई कोचिंग संस्था खुला पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह 9:30 से 4 बजे तक जिले में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाओं का संचालन होता है। ऐसे में इस अवधि में कोई भी कोचिंग संस्था संचालित नहीं किए जाएंगे। यदि किसी ने आदेश की अनदेखी की तो उन्हें सख्त परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के लिए धावा दल का गठन किया जा रहा है। जानकारी मिला सर, क्या निर्देश है? कोचिंग इंस्टीट्यूट पाया जा रहा था कि कई बार वैसे अवधि में जो विद्यालय की अवधि है उसमें चल रहा है, तो हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि कोचिंग वैसी अवधि में ना चलाया जाए जब विद्यालय का ये अवधि होती है, ताकि बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण बेहतर तरीके से विद्यालयों में हो सके। इसको लेकर डायरेक्शन दिया गया है, इसका अनुपालन कराया जाएगा। तो यदि ऐसा पाया जाता है तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सदर थाना क्षेत्र के नंदपुरी मोहल्ले में कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मकान की कुर्की जब्ती की। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर नंदपुरी मोहल्ला में बैंक ने डेयरी का कुर्की जब्ती की। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से 2015 में राजा कुमार ने 12,50,000 रुपए लोन लिए थे और सूद लगातार देते रहा, लेकिन 2019 में खाता एनपीए हो गया और 11 लाख रुपए राशि बकाया थी। इसी को लेकर बैंक के ब्रांच मैनेजर पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर कुर्की जब्ती की। सर ये राजा पुरुषोत्तम कुमार लोन 2015 में लिए हुए थे और 2019 में उनका अकाउंट एनपीए हो गया, जिसको हम लोगों ने नोटिस भेजा था। 2019 के बाद वो पैसा जमा नहीं कर रहे थे, तो बैंक का गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अनुसार करना पड़ता है। तो हम लोग उसी के लिए पोजीशन के लिए गए, उनको टाइम दिया गया है और उन्होंने इंश्योर किया कि टाइम से पहले पैसा जमा करा देंगे। अगर कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो बैंक आगे की अपना कार्रवाई करेगी। हाँ सर, क्या किए आज पोजीशन लेने के लिए पुलिस फोर्स का जैसे गाइडलाइंस होता है, पुलिस फोर्स का और एसपी के द्वारा लेटर करके और वहाँ पे उनको सील किया जाता है। जो हमारे पास बैंक के मोड़ देता है तो उनको हम लोगों ने सील किया है। सर कितनी बकाया थी सर? उनके यहाँ टोटल हमारा 11 लाख के आसपास में। कुटानी विधानसभा उपचुनाव में आम लोगों ने चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। गांव का जैसे मुखिया कहेगा वही हिसाब से चलेंगे कि जो विकास का काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। कुटहनी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कुटहनी की जनता ने इस उपचुनाव पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिटी न्यूज के संवाददाता रोशन आम लोगों से उपचुनाव का हाल जाना। कुटहनी उपचुनाव का सरगर्मी तेजी से है। अभी हम लदौरा चौक पे खड़े हैं। आइए यहाँ कुछ पब्लिक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस बार उपचुनाव में किसके सर ताज चढ़ेगा। आइए हम यहाँ के कुछ पब्लिक से बात करके उनसे राय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ मोहम्मद दुलारे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार ये मैंने यहाँ वोट पड़ेगा इस बार? हमारे माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री हम लोग आरजेडी के सिपाही हैं और हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करते हैं और मनोज कुशवाहा को हम लोग इस बार मन बना लिए हैं कि हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। मेरा नाम अनिल कुमार मंडल हुआ। क्या लग रहा है इस बार कुटहनी उपचुनाव में किसकी जीत होगी और कौन प्रत्याशी जीत के आ रहा है? किस मुद्दे पर आप लोग वोट देने जा रहे हैं?
हम तो भाजपा के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। भाजपा के मुद्दे पर भाजपा जो है मेरे लिए अच्छा है। जो मेरे लिए एक भी अगर कोई गांव में कुछ भी हो जाता है, अगर पूर्व विधायक जो थे यहाँ के, जो पिछले बार हार गए थे, उनको थोड़ी सी भी अगर कोई उनको खबर देते हैं, वो हमारे दरवाजे पर चले आते हैं। हमारे गांव में जितने भी कोई भी कार्यक्रम हुआ, उनके यहाँ खबर जाता है, वो चले आते हैं। वो 5 साल विधायक रहे हैं, क्या 5 साल में कुरनी विधानसभा में विकास हुई है? मेरे तरफ तो हुआ है, मेरे तरफ तो हुआ है विकास, और जिसके तरफ न हुआ है, हर जनता हर अपना अपना बात अब बोलेगी, लेकिन मेरे तरफ हुआ है। हम तो हमेशा बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मंडल हुआ। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। स्थानीय दुकानदार हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे को लेकर आप लोग पुराने उपचुनाव में वोट करिएगा? हम लोग जिसका ज़्यादा होगा उसको देंगे। विकास के मुद्दे पर, किस मुद्दे? विकास के मुद्दे पे जो अच्छा विकास करेगा उसको देंगे। क्या नाम हुआ? नवोद कुमार। इस बार जो है चुनाव में किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट कीजिएगा? गांव का जैसे मुखिया कहेगा वही हिसाब से चलेंगे। किस 5 साल सब रहा है, वो भी रहे हैं, 5 साल 3 साल वो भी रहे हैं। हाँ। क्या विकास हुआ है आपके मुद्दे पर? किस चीज को लेकर वोट कीजिएगा? मुखिया जैसा कहेगा वैसा ही होगा। आप लोग मुखिया के बात पर वोट कीजिए। हाँ, मुद्दे को लेकर आप वोट कीजिएगा उपचुनाव में। इस मुद्दा को लेकर वोट देंगे कि जो विकास का काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। विकास के नाम पर मैंने आप सबको देखे हैं, इस बार क्या लग रहा है, नया चेहरा लाइएगा कि उसी में से लोगों को चुन के लाइएगा? नया चेहरा आएगा। फिर से कुरनी में उपचुनाव हो रहा है। जी सर। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे को लेके आप लोग फिर से वोट कीजिएगा? अभी तो मुमताज भाई बोले ना कि हम लोग वही विचार किए हुए थे कि नया चेहरा आना था। अब तो हम लोग जोश से, हर्षी से, जुम्मन से हम लोग दिए वोट इनको, उनका फिर क्या हुआ नहीं हुआ तो उसको हटाया गया। फिर हम लोग अभी नीतीश जी को जो ये खड़ा कराया गया, मनोज कुशवाहा जी को, तो अब हम लोग वोट देंगे तो तेजस्वी यादव के ही लेकर वोट लेना चाह रहे हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग वोट देंगे और उन्हीं को लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जो आप लोग इस बार वोट कीजिएगा? जो विकास करेंगे उसको वोट दिया जाएगा। मैंने 5 साल विधायक रहे हैं, उनका विकास हुआ है इस बार? विधायक तो 15 साल पीछे कर दिया है, और मोदी जी के वोट दिया जाएगा। हम लोग केदार जी के वोट थोड़े देंगे, मोदी जी को न देंगे। आप देख लीजिए कि लोग यहाँ पर जो है विकास के मुद्दे को लेकर जो है वोट करने के लिए यहाँ पर है कि बोल रहे हैं कि जो भी आएगा विकास करेगा, हम उसी को वोट करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ रोशन, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्वविद्यालय परिसर में रिटायर्ड कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान की भुगतान करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किए। 7वें वेतनमान की भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि 7वें वेतनमान लागू होने के बाद अब तक उनके वेतन की भुगतान नहीं की गई है, जबकि वेतन बनकर तैयार है। उनका कहना है कि अविलंब विश्वविद्यालय 7वां वेतनमान सहित बकाया वेतन की भुगतान करे एवं DA एरियर की भी भुगतान की जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कमेटी बना करके और PPO फाइल्स को देखा जाएगा और तत्काल जो है वह DA 3% जो है उसका एरियर का भुगतान किया जा रहा है, परसों हो जाना चाहिए। और उसके अलावा 2 साल का जो बकाया राशि है 7वें वेतनमान का वह तैयार है, उसको अगले सप्ताह में उसको भी प्लेस कर दिया जाएगा। वाइस चांसलर भी चूँकि है नहीं, इसलिए उनसे कंसेंट ले करके यह काम किया। ACP के बारे में भी बोल दीजिए। ACP की चर्चा वैसे है नहीं। जिला स्कूल परिसर में कुढ़नी उपचुनाव को लेकर अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने बिना परेशानी के शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर कमर कस ली है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग की तैयारी में तेजी आ गई है।
मतदान के दिन वोटरों को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अधिकारियों और कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मतदान से जुड़े ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फरपुर जिले के जिला हाई स्कूल परिसर में मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इसमें कर्मचारियों को मतदान केंद्र जैसा संरचना तैयार कर प्रशिक्षण दी जा रही है। मुख्य तौर से ईवीएम, वीवीपैट और वैलेट से संबंधित प्रशिक्षण दी जा रही है। वहीं 3 चरणों में मतदान कार्य में जुड़े कर्मियों, पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पुलिंग ऑफिसर, मजिस्ट्रेट समेत सभी लोगों को प्रशिक्षण दी जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण को बेहतर एवं उपयोगी बनाने के लिए मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पोलिंग ऑफिसर एवं मजिस्ट्रेट को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। मतदान के दिन किस तरह की वीवीपैट होगा और ईवीएम होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही बताया कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने वीडियो के जरिए समझाया था, उसी तरीके से इस चुनाव में भी वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। चुनाव के दिन मतदान कराने वाले कर्मियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्तरीय प्रशिक्षण हम लोग प्रदान करते हैं और इस निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मीगण होते हैं, पोलिंग डे के दिन जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ साथ अन्य भी पदाधिकारी, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हों या अन्य कर्मी हों, सभी को हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और पहले चरण में प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई। दूसरा चरण 29-30 तारीख के आसपास हम लोग देंगे और तृतीय चरण का जो प्रशिक्षण है वो डिस्पैच डेट के दिन हम लोग देते हैं। तो प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया और इस प्रशिक्षण को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए वहाँ मॉडल मतदान केंद्र का भी हम लोगों ने संरचना स्थापित की है, ताकि जितने भी हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको जानकारी रहे कि किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट की संरक्षणा को रखना है और किस तरह से कार्रवाई करनी है। इसके अतिरिक्त जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोग ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में यथेष्ट जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी हम लोगों ने ईवीएम वीवीपैट को कैसे चलाना है इसको लेकर के वीडियो हम लोगों ने बना करके अपलोड किया था, वह भी इस बार हम लोग करेंगे ताकि लोगों को ईवीएम के संचालन में कहीं कोई दिक्कत न हो। आई हॉस्पिटल कांड के पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया। जुड़न छपरा स्थित आई हॉस्पिटल की लापरवाही से कई लोगों की आंख खराब होने के मामले के 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को बिहार सिविल सोसाइटी ने आई हॉस्पिटल के मुख्य द्वार का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड को 1 साल पूरा हो चुके हैं। आज ही के दिन 22 नवंबर 2021 को 65 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान संक्रमण फैलने से 19 लोगों की आंख खराब हो गई थी। बाकी मरीज भी संक्रमण के शिकार हो गए थे। इस मामले में बिहार सिविल सोसाइटी की तरफ से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सरकार से रिपोर्ट तलब की गई, तब राज्य स्तर पर एक टीम बनाकर जांच हुई। इस टीम ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा किया। रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर 6 पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा मिले। बाकी पीड़ितों की मुआवजा नहीं दी गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकार 10-10 लाख रुपए मुआवजा एवं आंख प्रत्यारोपण कराए। इस कांड में शामिल डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए। आँख के बदले में आँख लेना चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हम कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे, कौन का पहले भी तो दी थी मुआवजा 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया तो दिया, तो वही 1 लाख में चला जाएगा, हो जाएगा। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि वही मुआवजा हमको चाहिए। वर्ष यानी 22 नवंबर 2021 को यहाँ एक ही दिन में 100 से ज़्यादा पेशेंट को ऑपरेशन किया गया, जिसमें 68 लोगों की आंखों में संक्रमण आ गया। उसमें से 27 मरीजों का आंख सरने लगा, उनकी रोशनी चली गई, अंत में आंख निकालना पड़ा। 1 वर्ष बीत गए, आज 365 दिन हो चुका है इस ब्लैक ईयर का। और ये जो 27 मरीज हैं इनको अभी तक मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की ओर से न तो कोई अपडेट चिकित्सा करवाया गया है और न ही इन लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है। आज हम लोग इन मरीजों के
श्री जगदेव राम वैशाली जिला और भगवानपुर स्टेशन। आँख का देखिए, आँख चौपट है। खुरपट आई हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन कराने आए तो आँख निकाल लिया गया। 1 रुपया के भी दर्शन नहीं है ना, हम लोग 1 रुपया के भी बोनी कर सकते, खुरपी के बनिहारी नहीं कर सकते हैं। परेशानी ये भाई आँख बो गई। कैसे बनाओ लेन डायरेक्ट है ये आँख लौटे नहीं है, आयु आँख उठे कमिया कमा तो वो बो गई। क्या हुआ था इनके साथ? वो आँख बनवावे नहीं नु तो आँख पर बन गई, पट्टी उट्टी बांध दिलन, कहलन जे घरे जाके पट्टी खोले के। घरे गई पट्टी खोलनी तो आँख बह गई रहे, तो इन्हीं सन चेक करावे जे काहे आँख बह गई बा। तो मेडिकल में गई सन तो वहाँ से भेज दो लोग पटना, तो पटना जाके आँख निकलाई। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सिविल सर्जन के अलावे चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीओ एवं ICDS सहित सभी CDPO मौजूद थी। बैठक में सर्वप्रथम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया गया। बैठक में डीएम ने प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि अगले 1 माह में सभी जगह RCH पंजी, सर्वे और ड्यू लिस्ट की अपडेट किया जाए। सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा कर बैठक की कार्यवाही निकाले, साथ ही ANM से बात करें और जो सहयोग नहीं कर रहे उन्हें चिन्हित करे। बैठक में डीएम ने कहा कि सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, BHM, अकाउंटेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पर नजर रखने के साथ सभी डेटा को सिस्टम में ससमय अपलोड कराए। उन्होंने कहा, अगर किसी का भुगतान लंबित है तो 1 सप्ताह में इसे क्लियर करे। प्रखंड स्तर पर टीम वर्क जरूरी है। आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए जो कार्य निर्धारित है वे लोग इन कार्यों को एक साथ भ्रमण कर करें। इस पर सप्ताह में 3 दिन CDPO और MOIC के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा। बैठक की गई है और इस बैठक का मूल उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर्स हैं, जो मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, वैक्सीनेशन है, उसमें बेहतर स्थिति हो, प्लस पॉपुलेशन कंट्रोल और को भी हम लोगों ने देखा है कि उसको भी कोशिश की जाए। इसको लेकर के अगले महीने हम लोग जो डिलीवरी कराने वाली ANM से उनके साथ भी बैठक करने का हम लोगों ने प्लान किया है। इसके अतिरिक्त जो गर्भवती माताएं हैं उनको पहले त्रैमास में ही उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्वास्थ्य की लाभ दी जा सके। जो सुविधाएँ हैं, चाहे आयरन टैबलेट हो, कैल्शियम हो, वो समय मिल जाए, ये सारी व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं सभी लोगों को उपलब्ध। जिले में महिला उत्पीड़न मामले में कमी लाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जागरूकता अभियान चलाएगी। महिला उत्पीड़न में कमी लाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जिले के सभी प्रखंडों में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है। जागरूकता कार्यक्रम प्रखंड चिकित्सा प्रभारी के नेतृत्व में होगी। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उत्पीड़न से संबंधित जागरूकता फैलाया जाएगा। CS UC शर्मा ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंड में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित भी लोगों को जागरूक करना है। वैसे मामले जिसमें महिलाएं दबकर रह जाती है उसे भी उजागर कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। हाल के दिनों में महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अभियान के तहत इसमें कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चल रहा है ब्लॉक स्तर पर 25 तारीख से लेकर के 15 दिनों का कार्यक्रम है। हाँ, 15 दिनों का है जो 10 तारीख तक चलेगा। भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न जगह कार्यक्रम है। उसमें स्वास्थ्य के द्वारा भी प्रखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में लोगों को जागरूकता मैंने फैलानी होगी कि बहुत सारी महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न होता है, जो दब करके रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है, जिसके चलते ये घटना घटने की जगह पर और बढ़ती ही जा रही है।
इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, ताकि छोटा भी कोई घटना हो, चाहे वो पारिवारिक हिंसा का हो, पारिवारिक नारी हिंसा का हो, या समाज में बाहर जो होता है सड़क पर या कहीं और कुछ हो रहा है हिंसा, किसी तरह की हिंसा महिलाओं के प्रति हो रही है, वो सबका यौन हिंसा हो या अन्य हिंसा हो, सबको कैसे जागरूक कर करके इसको संख्या को नियंत्रित किया जा सके या इसको घटाया जा सके कि समाज का कोर से छुटकारा मिल सके। रामदयालु स्थित निजी सभागार में किसान पखवाड़ा के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसान मेले का आयोजन किया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राज्य में किसान मेला पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को रामदयालु स्थित एक निजी होटल के सभागार में किसान मेला आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि से संबंधित उपकरणों का मेला लगाया गया। किसानों को ऋण पर कृषि उपकरण दी गई। इसके अलावा जीविका समूह को भी रोजगार के लिए ऋण मुहैया कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा किसान मेला पखवाड़े मना रही है, किसानों के बेहतरी के लिए काम कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले में बैंक की ओर से लगभग 40 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है। इसमें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन जीविका समूह को दिया गया है। एक किसान पखवाड़ा का आयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अक्रॉस इंडिया किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुजफ्फरपुर जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जीएम बैंक ऑफ बड़ौदा पटना भी उपस्थित थे और बड़ी मात्रा में ऋण का वितरण यहाँ के किसानों और जीविका ग्रुप्स को किया गया। मोर देन 40 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जो काफ़ी बेहतर पहल है। और इसी कार्यक्रम में आज हम लोगों ने भाग लिया और बैंक से ये एक्सपेक्टेशन भी हम लोगों को रहता है कि लोगों का ऋण सैंक्शन किया जाए ताकि इकोनॉमी में बूस्ट आए। और विशेष हर्ष का विषय यह है कि जीविका ग्रुप को करीब 20 करोड़ से भी ज़्यादा राशि का वितरण किया गया है। और जीविका, जैसा आप सभी जानते हैं कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण करने का एक विशेष टूल है, तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी बेहतर प्रगति होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।